हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे एसवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आप देख रहे थे चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स कोर्स क्लास 12, ठीक है। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, वो था विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और विद्युत बल रेखाओं के द्वारा जो गुण प्रदर्शित किए जाते हैं वो कौन कौन से गुण होते हैं। तो वो मैंने 5 गुण आपको बताए थे, उनको आप लोग एट ए टाइम क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है बात। तो आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ लीड करते हैं और समझते हैं कि अपना नया टॉपिक है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि नया टॉपिक हमारा है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव से संबंधित एक भौतिक राशि होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वो क्या होती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, कैसे होता है, वेक्टर होता है या स्केलर होता है, ये सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई एक विद्युत द्विध्रुव है तो उस विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान कितने होते हैं। ये सब आज के टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो पेन कॉपी निकालो, पेन कॉपी निकाल के आज की फर्स्ट हेडिंग लिखो आप, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ 1-2 बातें कह दूं। जो भी आपको करवाया जा रहा है वो सारा का सारा आप लोग नोटबुक में क्या करें, नोट करें, बढ़िया तरीके से आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएं। सारे डेरिवेशंस मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। ऑलमोस्ट थ्योरी भी मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो के अंदर ही मैं कवर कर सकूँ, लेकिन बाय द वे यदि नहीं हो पाती, सारी थ्योरी कवर नहीं हो पाती, तो कुछ एक आप अपनी बुक से या खुद से वो उसको ऐड करें, आप खुद से उसके नोट्स बनाएं, सीखें आप कैसे डेरिवेशंस को लिखना है। बढ़िया तरीके से नोट्स बना कर, ऐसा नहीं कहा कि मेरे सब्जेक्ट के बनाओ, जितना भी आपको वर्क मिल रहा है, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी के नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से। और सभी नोटबुक्स को चेक करवाने के लिए आप लोग जो अपना एक टाइम निश्चित किया हुआ है स्कूल का, उस टाइम पर आप लोग स्कूल में चेक करवाने के लिए उसको आवश्यक रूप से भेज दें, ठीक है। क्योंकि यदि आप लोग कॉपी भेजोगे ना चेक करवाने के लिए, तो हमें पता चल पाएगा कि आपने लिखते वक्त कौन कौन सी गलतियाँ की हैं। छोटी मोटी जो आपने गलतियाँ की है हम उनको राउंड ऑफ करेंगे, उन गलतियों को हम लोग टिक करेंगे कि ये भैया आपने गलती की है, और बताएंगे कि इसको सुधारना कैसे है। तो फिर आप उसको करेक्ट करके आप अपने नोट्स में दोबारा से क्या करोगे, राइट करोगे, लिखोगे, ठीक है बात। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। तो बात इतनी है कि आप अपने नोट्स क्या करें, तैयार करें। चलो हेडिंग लगाओ आप, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब हुआ 2 प्रकार के ध्रुव। कितने प्रकार के ध्रुव? 2 प्रकार के ध्रुव। और ध्रुव का मतलब होता है कि अपोजिट। ध्रुव का मतलब क्या होता है? अपोजिट। मतलब इसमें 2 कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो प्रकृति में, नेचर में एक दूसरे से क्या होंगी, विपरीत होंगी। और ये द्विध्रुव है किसका? विद्युत का। विद्युत द्विध्रुव मतलब ये द्विध्रुव आवेशों के साथ क्या है, संबंधित है। तो इसको हम इस प्रकार से कुछ परिभाषित करते हैं कि यदि हमारे पास कितने प्रकार के आवेश हों, 2 प्रकार के आवेश हों। कितने प्रकार के आवेश हों? 2 प्रकार के। और एक तो होना चाहिए प्लस का आवेश, और उतने ही परिमाण का दूसरा होना चाहिए माइनस आवेश। एक प्लस आवेश और उतने ही परिमाण का एक माइनस आवेश। यदि मैं इन दोनों को कुछ दूरी पर एक दूसरे से रख देता हूँ तो जो व्यवस्था बनती है, जो अरेंजमेंट बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है जी। तो क्या बताना है आपको, विद्युत द्विध्रुव क्या चीज़ है? यदि हम लोग 2 आवेश लें जिनका परिमाण समान हो, प्रकृति एक दूसरे से विपरीत हो, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, और ऐसे आवेशों को हम लोग कुछ दूरी पर रख दें, तो जो व्यवस्था बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बनते हैं। अब एक बात इसमें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बुक्स में क्या गलती की होती है कि प्लस और माइनस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको डी लेट कर लेते हैं या डी मान लेते हैं। वैसे डिस्टेंस को, दूरी को कुछ भी मान लो आप, डी भी मानने को सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये आप इसको गलती भी कह सकते हो। क्यों गलती कह सकते हो? क्योंकि आगे हमें क्या करना पड़ेगा, इस द्विध्रुव से संबंधित गणनाएँ करनी पड़ेंगी, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो तब वहाँ पर द्विध्रुव की जो दूरी होती है ना, उसको आधा आधा करना पड़ता है। तो जब d को आधा करोगे तो d/2 d/2 करोगे,
मतलब कैलकुलेशन में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है कि आप लोग प्लस और माइनस इन दोनों के बीच की जो कंप्लीट दूरी है उसको पहले ही कितना मान लें, आप 2a मान लें, पहले कितना मान लें, 2a मान लें। ऐसा करने से क्या होगा, जब आपको डिस्टेंस आधी करनी पड़ेगी तो उस वक्त आप आधी आराम से कर पाओगे। 2a का आधा आधा कितना होगा, a और a, उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो द्विध्रुव क्या बना अपने पास, द्विध्रुव किसको बोलते हैं, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देने से प्राप्त होने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती हैं। फिजिक्स में थ्योरी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, थ्योरी आप अपने आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आपको यदि इतना पता है ना कि द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप उसको लिख सकते हो अपने तरीके से। जैसे अब आपको पता है कि द्विध्रुव के अंदर दो आवेश होते हैं, दोनों की प्रकृति विपरीत होती है और उनका जो परिमाण है वो सेम होता है, और वो दोनों आवेश कुछ दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर रख देने से प्राप्त होने वाली व्यवस्था अपनी क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। इसमें ये डायग्राम आप लोग बना लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ठीक है जी, अब हम लोग एक नई टर्म के बारे में विचार करते हैं। एक नया पद है जो किसके साथ रिलेटेड है, विद्युत द्विध्रुव के साथ। उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये देखें क्या है। इसमें आपको मैं बता दूं कि इसको हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो आप ऐसा मान के चलें कि जैसे एक स्पेस में सिंगल चार्ज है, इस प्रकार से सिंगल चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, तो इसके चारों ओर जो इसका विद्युत क्षेत्र होगा, वो किसका माप है, जो विद्युत क्षेत्र है वो किसका माप है, इस आवेश की सामर्थ्य का माप है। ये वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र किसका माप है, आवेश की सामर्थ्य का माप है। सामर्थ्य का मतलब क्या, मान ले कि आपके पास जो E है वो E मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब आप क्या बोलते हो कि ये वाला जो आवेश है ये भी क्या होना चाहिए, ये लार्ज मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, ये आवेश बड़े परिमाण का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये आवेश बड़े परिमाण का, मतलब इसमें सामर्थ्य ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या विद्युत क्षेत्र है वो किसी भी आवेश की सामर्थ्य को प्रदर्शित करने वाली भौतिक राशि है। अब यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव में कितने प्रकार के आवेश हैं, दो प्रकार के आवेश हैं। तो विद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्य को जो राशि प्रदर्शित करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मान लो आपके पास ये विद्युत द्विध्रुव है और मैं इसको बताना चाहता हूँ कि इस द्विध्रुव की इतनी सामर्थ्य है, इतनी इसमें मतलब कैपेबिलिटी है, इतना इसमें पावर है, तो इसकी सामर्थ्य को बताने के लिए मेरे पास एक भौतिक राशि बनाएगी, उस भौतिक राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो सिंपल से इसकी परिभाषा ये लिखनी है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्य को प्रदर्शित करने वाली भौतिक राशि, सामर्थ्य को प्रदर्शित करने वाली भौतिक राशि
क्या कहलाती है? सामर्थ्य को प्रदर्शित करने वाली भौतिक राशि क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। और इसका सिंबल हमारा क्या होता है? कैपिटल P। ये इसकी परिभाषा बनी, सिंपल सी। तो अभी यदि आपसे कोई पूछे कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो आप लोग बताओगे कि द्विध्रुव की सामर्थ्य को जो राशि प्रदर्शित करती है उसको क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसका गणितीय मान आवेशों के परिमाण व उनके मध्य की, एक मिनट, दिखाई दे रहे क्या? आवेशों के परिमाण व उनके मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है जी। तो इस स्टेटमेंट से हम लोग इसका फॉर्मूला तैयार कर पाएंगे। फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, क्या लिखा है हमने? इसका गणितीय मान आवेशों के परिमाण, तो आवेश का परिमाण करोगे, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो परिमाण तो इनका कितना आएगा? दोनों का एक जैसा, क्यू। और उनके मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर, दूरी कितनी इनके मध्य की? 2a। तो क्यू इंटू 2a, ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास? P का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? P का फॉर्मूला बन गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ठीक है जी। अब बात ऐसे है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है कैपिटल P, इसके बारे में हम लोग कुछ स्टडी करना स्टार्ट करते हैं कि ये वेक्टर है, स्केलर है, इसका मात्रक क्या होगा, विमा क्या होगी, वो सब चीज़ों की डिस्कस करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि P सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P के ऊपर वेक्टर बराबर, क्या वो आपको पता है कि अदिश राशि होती है आवेश, इसके ऊपर तो वेक्टर लगेगा नहीं, लेकिन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये आप क्या होता है? वेक्टर होता है, तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दो। ये इसका सदिश रूप बन गया। अब यदि ये सदिश राशि है तो इसकी कुछ ना कुछ दिशा भी होनी चाहिए, क्योंकि सदिश राशि के साथ दिशा होती है। तो इसकी दिशा क्या होती है? दिशा इसकी होती है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ, प्लस क्यू आवेश की तरफ। एक बात देखें आप, इसकी दिशा हमने डिसाइड की माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ। ये द्विध्रुव पड़ा हुआ है, मतलब क्या लिखा हमने? P की दिशा क्या होगी? इस साइड। ये P वेक्टर की दिशा होगी, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तब आप क्या बताओगे? तो मैंने आपको कल बताया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की तरफ। तो यहाँ पर पॉजिटिव आवेश और यहाँ पर कौन सा? नेगेटिव आवेश। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि द्विध्रुव के लिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र से क्या होती है? विपरीत होती है। विद्युत क्षेत्र से क्या होती है? विपरीत। तो आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, विद्युत क्षेत्र से विपरीत, विद्युत क्षेत्र से विपरीत। ठीक है भाई, हमने क्या पढ़ा? P सदिश राशि है, सदिश रूप इसका ये होगा। सदिश राशि है तो दिशा भी होनी चाहिए। दिशा क्या होगी? माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। और हमने डायग्राम से देखा तो ये दिशा कैसी मिली हमको? विद्युत क्षेत्र से विपरीत मिली। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अभी मैं आपको एक इस टॉपिक से प्रश्न भी पूछूंगा लास्ट में, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। आप इसका एसआई मात्रक बनाएं, एसआई मात्रक, तो आप कहोगे कि सर मात्रक बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्यों मुश्किल बात नहीं है? क्योंकि हमारे पास पी का फॉर्मूला है। फॉर्मूले में जहाँ पर जो राशि है उसका वहाँ पर एसआई मात्रक क्या कर दो, पुट कर दो। तो मैंने वैसा ही किया, मैंने फॉर्मूले में देखा तो पहले क्या था, आवेश, तो मैंने आवेश का मात्रक लिख दिया कूलाम, ठीक है भाई। उसके बाद गुणा में क्या थी, दूरी, तो मैंने दूरी का मात्रक लिख दिया मीटर। तो मेरे को इसका एसआई मात्रक क्या मिला, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ना, कूलाम इंटू मीटर। अच्छा जी, तो सीजीएस मात्रक क्या है? तो सीजीएस मात्रक आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सीजीएस मात्रक इसका होता है डिबाई। क्या होता है सीजीएस मात्रक? डिबाई, ये इसका सीजीएस मात्रक है। एसआई मात्रक कूलाम मीटर, सीजीएस मात्रक डिबाई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं विमा। विमा बनाओ इसकी। विमा किसकी बनानी है अपने को, कैपिटल पी की, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो। कैसे बनाओगे, क्यू की विमा गुणा में डिस्टेंस की विमा। तो क्या वो आवेश है, आवेश की विमा होती है एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम। डिस्टेंस की विमा होती है L1। तो P की क्या विमा बन के आई, P की विमा बन के आई, M तो 0 है, L1 है, T1 है और A भी कितना है, 1 है। ये इसकी विमा बन गई। इस टॉपिक को आप इसी तरीके से बहुत ही आराम से डिस्कस करोगे, याद करोगे, क्योंकि इस टॉपिक में से एक एक नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, सदिश है या अदिश है, यदि सदिश है तो दिशा क्या है, उसका एसआई मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक क्या है, विमा क्या है, ये सब बातें एक नंबर में पूछी जाती हैं। ठीक है भाई, ओके। विद्युत द्विध्रुव का जो हमारा आज का टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट। विद्युत द्विध्रुव में क्या पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, इसके एग्जाम्पल रह गए वो मैं आपको अभी बताता हूँ। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, फिर उस द्विध्रुव के साथ संबंधित एक भौतिक राशि थी जो उसकी सामर्थ्य को प्रदर्शित कर रही थी, वो थी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसको हमने डिस्कस कर लिया, उसका फॉर्मूला बना लिया, उसकी दिशा बना ली, मात्रक बना लिए, विमा बना ली। अब आप लोग बात करें कि द्विध्रुव के एग्जाम्पल। आपको पता है कि HCl, केमिस्ट्री में पढ़ते ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका ये केमिकल फॉर्मूला है HCl। यदि मैं इसको आयनाइज्ड करता हूँ, इसका आयनीकरण करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलता है, आयनीकरण करने पर मेरे को मिलता है H+ और Cl-। और यदि मैं इसकी आयोनाइज्ड स्ट्रक्चर देखूँ तो कुछ इस टाइप से होती है, आयनित संरचना इसकी इस टाइप से होती है, कुछ एक प्लस आवेश, इस पे उतना ही माइनस आवेश। यदि आप इस H पे देखो ना, तो इस H पे क्या चीज़ लगा हुआ है, एक प्लस लगा हुआ है। एक प्लस का मतलब इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और Cl पर एक माइनस लगा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, दिखता है। बताओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.10⁻⁻19। फर्क क्या है, इस पर प्लस का है और इस पर क्या है, माइनस का है। तो बताओ ये द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है या नहीं कर रहा, तो कहोगे कर रहा है। इस पर प्लस, इस पर उतना ही माइनस, ये द्विध्रुव हुआ HCl। और ये इसके बीच की जो बंध लंबाई है, ये किसका काम कर रही है, 2a का काम कर रही है। HCl के लिए इसका मान होता है 127 पिकोमीटर, 127 पिकोमीटर। पिको मतलब क्या, पिकोमीटर मतलब क्या, 10⁻⁻12 मीटर। पिकोमीटर का ये मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया HCl। इसी प्रकार से आप NaCl भी लिख सकते हो। इसका यदि आप आयनित संरचना इसकी बनाए तो कैसे बनेगी, Na पॉजिटिव बनेगा और कुछ बंध लंबाई होगी जो 2a का काम करेगी, और Cl पर फिर से क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, हमारे पास द्विध्रुव है। तो ये इसके एग्जाम्पल आपको नोट कर लेने हैं, इतना सारा आप स्क्रीनशॉट कर लें इसका।
ओके, अब यहाँ तक सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, इसी टॉपिक में से जनरल नॉलेज का प्रश्न है आपकी, मतलब थिंकिंग को वो देखेगा कि कितनी थिंकिंग है आपकी। हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा लिख दी माइनस से प्लस, और यहाँ पर मैंने इसका कारण स्किप कर दिया था। क्यों? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन पूछना था। क्वेश्चन ये है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश तथा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इसके विपरीत, यानी कि नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश ही क्यों होती है। किताबों में इसका कोई भी जवाब आपको नहीं मिलने वाला। किसी भी किताब को देख लें आप, आपकी बोर्ड की किताब को देख लो, कोई भी आप अदर बुक पढ़ रहे हो, रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, उसमें देख लो, आपको इसका जवाब बुक्स में से नहीं मिलने वाला। किसी भी बुक में नहीं बताया हुआ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हम प्लस से माइनस ही क्यों लेते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस ही क्यों लेते हैं, इनका कारण क्या है, इनके पीछे क्या कारण है भी या नहीं, और यदि है तो वो क्या कारण है। तो ये आप लोगों को खुद सर्च करना है, इंटरनेट से करो या कहीं से भी करो, और जैसा भी आपसे बने इसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करें। मेरे को आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर दें या आप लोग कमेंट के थ्रू बता दें, ठीक है। तो इसी टॉपिक में से ये एक मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया। अब हम लोग बात करते हैं, बेटे मिनट, अच्छा, अब आगे आप क्या करोगे, विद्युत द्विध्रुव से संबंधित दो शब्द पढ़ोगे। एक तो विद्युत द्विध्रुव का आप पढ़ोगे अक्ष, और एक पढ़ोगे विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष। आपको पता होना चाहिए कि द्विध्रुव का अक्ष कौन सा होता है और निरक्ष कौन सा होता है। तो मान लो कि आपके पास एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव में एक प्लस आवेश, कुछ दूरी पर जाकर एक माइनस आवेश, और उनके बीच की दूरी कितनी, 2a, ये है। तो अक्ष किसको बोलेंगे हम लोग, इस द्विध्रुव के प्लस आवेश को तथा माइनस आवेश को मिलाने वाली रेखा जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक विस्तृत हो, इस प्रकार से द्विध्रुव के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को मिलाने वाली रेखा जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक विस्तृत हो, उसको क्या कहा जाता है, द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है। तो आप ये परिभाषा अपने आप नोट कर लें। अब बात आती कि जी निरक्ष किसको बोलते हैं। तो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से और द्विध्रुव के लंबवत गुजरने वाली रेखा, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से तथा इस द्विध्रुव के लंबवत गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, द्विध्रुव का निरक्ष कहलाती है। तो अक्ष और निरक्ष में फर्क पता लग रहा होगा। अक्ष क्या है, अक्ष है द्विध्रुव के प्लस और माइनस आवेश को मिलाने वाली रेखा जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक विस्तृत हो। निरक्ष क्या है, निरक्ष के लिए कंडीशन है कि वो रेखा जो द्विध्रुव के सेंटर से गुजरती हो और इस द्विध्रुव के लंबवत गुजर रही हो 90 डिग्री के कोण पर, उसको क्या बोला जाता है, हम लोगों को निरक्ष बोला जाता है। ठीक है बात। और एक क्वेश्चन इसमें से भी आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष व निरक्ष कितने होते हैं।
किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष व निरक्ष कितने होते हैं। एक इसमें से क्वेश्चन हो गया, इसको भी आप लोग नोट कर लें। ठीक है भाई, अक्ष निरक्ष पता लग गया। दो प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए। एक तो विद्युत द्विध्रुव वाले टॉपिक से मैंने पूछा, आपको बेसिक से पूछा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस ही क्यों लेते हैं हम लोग, कुछ और क्यों नहीं लेते। और एक प्रश्न मैंने निरक्ष अक्ष से पूछ लिया कि द्विध्रुव के अक्ष कितने होते हैं और निरक्ष कितने होते हैं। दोनों के आंसर आप मेरे को या तो पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दें या आप लोग कमेंट्स के थ्रू आप मेरे को आप इनके बारे में बता दें, ठीक है। और एक मैंने शुरू में बात कही थी कि नोट्स बनाना मत भूलें, जो कुछ मैं करवा रहा हूँ ये दोबारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है। अभी पता नहीं कि ये कोरोना महामारी कहाँ तक चले, कब तक चले, कैसे हालात बने। तो ऐसे हालातों में आप लोग इतना शुक्रिया करो कि स्कूल वाले आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही है घर पर बैठे हुए। तो आपको सिर्फ इतना एफर्ट करना है कि आपको जो करवा रहे हैं वो कॉपी में नोट करना है और उस कॉपी को चेक करवाने के लिए स्कूल के अंदर क्या करना है, भेजना है, ठीक है भाई। इसको नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।